हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। रेनके कमीशन की जो सिफारिशें हैं अभी इनको लागू करने को लेकर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि हम रेनके कमीशन की सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं। रेनके कमीशन क्या है और इसके द्वारा जो हमारी डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं इनको लेकर क्या बातें की गई हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी के एस्पेक्ट से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने की दृष्टि से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सीधा शुरू करते हैं, पहले टॉपिक को देख लेते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को आप लोग याद रखेंगे, ये मिनिस्ट्री है। सरकार ने विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों का सशक्तिकरण जो है, एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नॉमडिक एंड सेमी नॉमडिक ट्राइब, रेनके आयोग और सीड योजना कार्यक्रम। ऐसी जनजातियां जो विमुक्त हैं, जो घुमंतु हैं, जो अर्ध घुमंतु हैं, उन जनजातियों को लेकर एक कमीशन का गठन किया गया था, एक आयोग का गठन किया गया था, रेनके आयोग। और इस रेनके आयोग की अपनी कुछ सिफारिश थी, उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के संबंध में सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और इनको ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, इनको पूरा समझ लेते हैं। देखो चर्चा में क्यों है, वाई इन न्यूज़। राज्यसभा में लिखित उत्तर 11 फरवरी 2026 को, रिटर्न रिप्लाई इन राज्यसभा 11 फेब 2026, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री BL वर्मा प्रोवाइडेड अपडेट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेनके कमीशन रिकमेंडेशन। सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री श्री VL वर्मा ने रेनके आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अपडेट प्रदान किया कि जो रेनके आयोग है, इस रेनके आयोग की जो रिकमेंडेशन है हम इनको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इनको लेकर लिखित में एक आंसर यहाँ पे जारी दिया। ये इसकी वजह है चर्चा में आने की। ठीक है, अब नीतिगत विकास की बात करते हैं, पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। 2005 में रेनके आयोग का गठन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेनके कमीशन। 2008 में 2008 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट कर दी, रिपोर्ट को सबमिट किया गया। 2019 में डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया और 2022 में सीड योजना को या सीड स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये 4 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना। रेनके कमीशन का गठन कब किया गया? 2005 में। इसने रिपोर्ट कब दी? 2008 में। जो भी हमारी DNT ट्राइब हैं, चाहे वो डी नोटिफाइड हो, नॉमडिक हो, सेमी नॉमडिक हो, इन ट्राइब के वेलफेयर को एक कमीशन का कब गठन किया गया या बोर्ड का कब गठन किया गया? 2019 में। और इनके वेलफेयर के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई 2022 में। इसे सीड स्कीम के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो इससे किसी भी तरीके का सवाल बन सकता है, आप इसको बारीकी से समझेंगे। रेनके आयोग शुरुआत और जनादेश। द रेनके कमीशन है ना, इंसेप्शन एंड मैंडेट, इन्होंने क्या बोला? 2005 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों से संबंधित मुद्दों की जांच करना। ऑब्जेक्टिव टू एग्जामिन इशू रिलेटिंग टू डी नोटिफाइड नॉमडिक एंड सेमी नॉमडिक ट्राइब। तो एक बहुत सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कमीशन का गठन कब किया गया? ये मार्च 2005। इसके गठन का पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि जो भी हमारी DNT ट्राइब हैं, इनके मुद्दों को जांच करना। ठीक है, आयोग ने जुलाई 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो कमीशन है इसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2008 में यहाँ पे सबमिट कर दी। आयोग से संस्था तक, फ्रॉम कमीशन टू इंस्टीट्यूशन, राष्ट्रीय आयोग NCDNT का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर NCDNT, 3 साल की अवधि के लिए परमानेंट बॉडी, विकास और कल्याण बोर्ड की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड, फरवरी 2019 में स्थापित NCDNT की सिफारिश पर। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर डी नॉमडिक है ना, नॉमडिक जो ट्राइब थी, इनके लिए कमीशन का गठन किया गया। उसकी सिफारिश पर एक वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई 2019 में। तो गठन किया गया, उसके बाद एक आयोग बना, आयोग की सिफारिश पर एक वेलफेयर जो बोर्ड है, इस बोर्ड का यहाँ पे गठन किया गया। फिर एक स्कीम आई जिसको आप लोग सीड योजना के नाम से जानते हैं, द इंटरवेंशन सीड स्कीम।
2022 में इसका शुभारंभ किया गया। सीड का फुल फॉर्म समझ लीजिए, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड एंड नॉमैडिक ट्राइब, विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना, इन समुदायों का कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण। तो सीड जो स्कीम है इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस इसके नाम में आपको छुपा हुआ है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड एंड नॉमैडिक ट्राइब। जो विमुक्त जनजातियां हैं, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियां हैं, इनके वेलफेयर के लिए सरकार ने 2022 में इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया। ठीक है, वित्तीय ढांचा और अवधि, इस पे लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कुल परिव्यय इस पे खर्च किया गया 2021-22 से लेके 2025-26, जो 5 साल थे। इस 5 ईयर में इन जनजातियों के वेलफेयर के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर खर्च की। तो कमीशन कब बना, कमीशन ने रिपोर्ट कब दी, वेलफेयर बोर्ड कब बना, स्कीम कब शुरू की गई, स्कीम का पैसा कितना खर्च किया गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऐसे करके हमसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो रेनके आयोग कब बना, 2005। रिपोर्ट कब आई, 2008 में। विकास और कल्याण बोर्ड कब बना, 2019। सीड स्कीम कब आई, 2022। और 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए 2021 से लेकर 226 पर इन ट्राइब्स के ऊपर। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा, सर ये डी नोटिफाइड या घुमंतू ट्राइब क्या होती हैं, आप इनको एक बार यहाँ पे समझ लीजिए। थोड़ी सी बेसिक सी बातें। देखो बच्चे, जब भी हम लोग वर्तमान समय में हमारा जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, हमारा जो समाज है इसको समझेंगे। इस समाज में हमने कैटेगराइजेशन किया हुआ है, इस समाज में हमने वर्गीकरण किया हुआ है, और वर्गीकरण का जो आधार है वह सोशल डेवलपमेंट है। किसी का ऊंच नीच की मैं बात आपसे नहीं कर रहा हूं, यहाँ वर्गीकरण इनके मेन हिस्ट्री में आने के आधार पर है। कुछ लोग अनरिजर्व आते हैं जिनकी रिसोर्सेज तक पहुंच काफ़ी आसान है, फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये बिल्कुल रिसोर्सेज तक पहुंच चुके हैं, इनसे थोड़ी से ही पीछे हैं। उसके बाद फिर हमको देखने को मिलते हैं शेड्यूल ट्राइब, एससी, ये भी मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, मतलब पीछे हैं पद सोपान में, लेकिन फिर भी संसाधनों तक पहुंच अब इनकी काफ़ी आसान हो गई है। और फिर आपको देखने को मिल जाता है चौथे नंबर पर एसटी, शेड्यूल ट्राइब। ये जो हमारी संविधान है या हमारे कानून है, उसमें हमारी सोसाइटी को इस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। हालांकि इनकी शुरुआत आप सबको पता है कि वैदिक पीरियड से होती है। वैदिक पीरियड में कर्म के आधार पर लोगों को समूह में विभाजित किया जाता था। जो तलवार चलाना जानता है क्षत्रिय, जिसके पास ज्ञान है वो पुरोहित, जो और सारे काम करता है वो वैश्य। धीरे धीरे ये सामाजिक जो स्ट्रक्चर है ये रिजिड होता चला गया। और पोस्ट वैदिक पीरियड में फिर जो जाति है वह वर्ण के आधार पर होने लगी, कर्म के आधार पर नहीं, जहाँ जिसका जन्म हो रहा है उसी के आधार पर। और धीरे धीरे इनको और रिजिड करते चले गए मिडिवल एरा में। तो अभी जो पद सोपान पे सबसे पीछे है, ऊंच नीच में नहीं, जिसके पास संसाधनों की पहुंच कम है, जिनका सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी लेस है। मतलब हमारी सोसाइटी में अगर सबसे ज़्यादा अगर संरक्षण की आवश्यकता किसी को है तो वो एसटी कम्युनिटी को है, और उसके बाद विमेंस को है, महिलाओं को है। ये बहुत दूर है। शेड्यूल ट्राइब, जब आप इनकी परिभाषा को पढ़ने की कोशिश करोगे, है ना, जब आप अनुसूचित जनजाति की परिभाषा पढ़ने के लिए जाते हो, परिभाषा या डेफिनेशन पढ़ने के लिए जाओगे, तो डेफिनेशन में भारत के संविधान का आर्टिकल है 366, इसके सब क्लॉज 25 में लिखा हुआ है कि वह सभी कम्युनिटी, है ना, ऑल कम्युनिटी विल कंसीडर एज ए एसटी, जो अंडर आर्टिकल 342 आती, 342 में जो क्राइटेरिया दिए गए हैं, इन क्राइटेरिया को जो फुलफिल करती हैं वो सारे के सारे लोग एसटी में आएंगे। अब ये क्राइटेरिया क्या है सर, क्राइटेरिया बड़े सिंपल है। जो जियोग्राफिकल जिनका आइसोलेशन होता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन जिनका आपको देखने को मिलेगा, आप इनको एसटी कह सकते हैं। इनके स्पेशल रिचुअल्स होते हैं, आज भी आप लोग देखेंगे कुछ विशेष त्योहार आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। ये विमेन लेड सोसाइटी आपको देखने को मिलेंगी, मैरिज के कुछ स्पेशल ट्रेडिशनल देखने को मिलेंगे, कुछ अलग बिलीफ आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी जनजाति जो आज भी जंगलों के पास रहती हैं, जिनकी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पे ज़्यादा है, जिनके अपने कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, अपनी मान्यताएं हैं, और उसी के आधार पर ये सर्व कर रहे हैं, आप इनको शेड्यूल ट्राइब के नाम से जानते हैं। सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए,
तो परिभाषा कहाँ दी गई है? 365 के सब आर्टिकल 25 में। क्राइटेरिया कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 342 के अंतर्गत। ये सब किसी के पास है, आप उसको जनजाति कह देते हैं। जनजाति धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आ रही हैं, लेकिन इनमें भी एक तबका ऐसा है जिनको आप डी नोटिफाइड, नोमोडिक, सेमी नोमोडिक ट्राइब के नाम से जानते हैं, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के नाम से जानते हैं, है ना? अब सर ये कहाँ से आया बेटा? समझो, ये आया 1872 1872 में एक एक्ट बनाया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और ऐसी जातियां, ऐसी समूह जो एक तरीके से वॉरियर हुआ करते थे, वॉरियर जो एक तरीके से लड़ाके हुआ करते थे, जो अंग्रेजों को बहुत परेशान करते थे, इन्होंने इनको देखते ही मारने के और अरेस्ट करने के ऑर्डर यहाँ पे जारी कर रखे थे। तो ऐसी जनजातियां जो कहीं ना कहीं जो डेंस फॉरेस्ट में रहते थे, डेंस फॉरेस्ट में, और ब्रिटिशर्स ने इनको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत अलग तरीके से डिफाइन कर रखा था, एक ऐसा समूह जिसको देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जाते थे। तो डिनोटिफाइड, नोमोडिक और सेमी नोमोडिक वो ट्राइब हैं जो अभी भी विस्थापित हैं। विस्थापित होने का मतलब है ये अभी भी डिस्प्लेस्ड है, डिस्प्लेस्ड। ना इनके पास अपने परमानेंट हाउस हैं, ना इनके पास परमानेंट इनकम है, ना इनके पास परमानेंट किसी भी तरीके के रिसोर्सेज हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं और इनका जो जीवन है वह अभी भी शिफ्टिंग पे ही चलता है। ये एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं और इसी के साथ में हंटिंग, पहले तो हंटिंग करते थे, अब हंटिंग भी इनसे छीन ली गई है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होने पर ही अपने जीवन को चला रहे होते हैं। तो डिनोटिफाइड, नोमोडिक, सेमी नोमोडिक। हालांकि भारत सरकार ने आज़ादी के बाद 1951 में 1872 का जो एक्ट था, इस एक्ट को कैंसिल कर दिया और ट्राइब के वेलफेयर के लिए काम करना शुरू किया। फिर एक कमेटी बनी, चंदा समिति, जिसने जनजातियों को क्लासिफाइड किया और उसके बाद से सरकार बहुत सारे प्रयास कर चुकी है जनजातियों की बेहतरी करने के लिए। तो जनजाति क्या होते हैं आपको क्लियर है? डिनोटिफाइड, नोमोडिक और सेमी नोमोडिक ट्राइब क्या होते हैं ये भी आपको क्लियर है? जो विमुक्त हैं, जो विस्थापित हैं, जो जंगलों में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन के गुजर बसर के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं जो सही नहीं है, हम उनको ये कह रहे हैं। और इन्हीं जनजातियों के वेलफेयर के लिए सरकार ने 2005 में रेनके कमीशन का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 2008 में दी। वेलफेयर बोर्ड बना और सरकार इनके विकास के लिए बहुत सारा पैसा भी यहाँ पे खर्चा कर रही है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये इस कम्युनिटी को लेकर जो रेनके कमीशन है उनकी सिफारिशें हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये 366 आपको याद रहेगा। अब देखो भारत के संविधान के एक आर्टिकल है 338A। 338 में क्या है सर? 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी के लिए कमीशन की गठन की यहाँ पे बात की गई है। और ये जो कमीशन है बेटा, ये 2004 में बना। 2004 में सर, 2004 में क्यों बना? इसके पीछे वजह क्या है? देखो, इससे पहले एक कॉमन कमीशन हुआ करता था। ठीक है, कॉमन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक, ये कमीशन हुआ करता था। इसको हमने 89वां जो संविधान संशोधन है 2003, इसके द्वारा सेपरेट कर दिया। और जो पहले 338 में एक कॉमन कमीशन होता था, अब 338 में एससी कमीशन है और 338A है, इसमें एसटी कमीशन है। और एसटी कमीशन इनके वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक, अब जब भी आपसे कोई बात करेगा तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं, एक चेयरमैन, एक आपको डिप्टी चेयरमैन देखने को मिलेंगे और 3 मेंबर देखने को मिलेंगे जो ट्राइब के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। आप मुझे बताना कि अभी जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसके चेयरमैन कौन है, इसकी अध्यक्षता यहाँ पे कौन कर रहा है? तो रेनके कमीशन का संबंध किससे है? जनजातियां क्या होती हैं? अच्छा, जनजातियों के मसीहा बेटा किसको कहा जाता है? ठक्कर बप्पा को। एक शब्द आपने याद रखना है, जो हमारे ठक्कर बप्पा है, ठक्कर बप्पा। इन ठक्कर बप्पा के प्रयासों से ही जो आदिवासी समूह है, आदिवासी, इन्होंने जनजातियों को आदिवासी कहा, आदिवासी। और आदिवासी शब्द को आप भले गलत तरीके से लेते हैं, पर इसकी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस है, एक मायने है। क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आदि और दूसरा शब्द है वासी। बेटा, आदि का मतलब होता है बिगिनिंग, है ना, बिगिनिंग। और वासी का मतलब है रहने वाला,
मतलब समवन हु इज फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, शुरुआत से रहने वाले, वो लोग जो शुरुआत से यहाँ पे रह रहे हैं, आप उनको आदिवासी कहते हैं। तो जनजातियों को आदिवासी किसने कहा है? ठक्कर बप्पा। और जो ठक्कर बप्पा है, आप इनको जनजातियों के फादर कहते हैं, फादर, या आप इनको जनक कहते हैं। इन्हीं के द्वारा जनजातियों का वेलफेयर यहाँ पे होना शुरू हुआ, या इसके बाद से जनजातियों के हमने बेहतर प्रयास करना शुरू की। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इनको प्लीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मेंस पे देखने को मिल जाएगा, आप इसको प्लीज यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखो, संवैधानिक परिभाषा और महत्व की बात करते हैं तो अनुच्छेद 366-25 में अनुसूचित जनजातियों के उन समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें 342 के तहत अनुसूचित किया गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। प्रक्रिया, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट किसी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जनजातियों को अधिसूचित करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, इस बात को ध्यान रखना। अधिसूचना, केवल संसद ही कानून द्वारा इस सूची में किसी जाति को जोड़ या हटा सकती है। राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर किसी भी जाति को ऐड और यहाँ पर जोड़ सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। पहचान के मापदंड क्या है? आदिम लक्षणों के संकेत, प्रिमिटिव फीचर्स होते हैं। विशेष संस्कृति होती है, गुदना कला और ये देखने को मिलेंगे। भौगोलिक अलगाव होते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेटेड होते हैं। समुदाय के साथ संपर्क में संकोच रहते हैं, हम लोगों से काफी दूर रहते हैं, और बैकवर्डनेस बहुत रहती है। आप किसी को ट्राइब के तौर पर समझ रहे हैं तो पहचान के मापदंड, लोकुर समूति 1965 के आसपास 1965 में एक कमेटी बनी और उसने बोला कि 5 मापदंड इंपॉर्टेंट हैं, इसके आधार पर आप किसी को ट्राइब घोषित कर सकते हैं। आदिम लक्षण है, उसी तरीके से रहते हैं, जंगलों में, पत्तों के पास, और पुराना ही सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं। विशेष संस्कृति है, गुदना कला, डांस, सॉन्ग सब आपको स्पेशल देखने को मिलेंगे। भौगोलिक अलगाव है, जंगल से दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, मेन स्ट्रीम से दूर। समुदाय के साथ संकोच, हम लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। विकास, डेवलपमेंट, ये अभी यहाँ तक पहुँचा नहीं है। ये सारे के सारे इसके फीचर्स होते हैं। और पिछड़ापन आपको बहुत देखने को मिलेगा, आप उसको ट्राइब के तौर पर कह सकते हैं। ये वर्गीकरण प्रशासनिक है, ना कि केवल ऐतिहासिक। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के आधार पर यहाँ पे किया गया है। सामाजिक और शैक्षणिक संरक्षण हमने दिया है आर्टिकल 15 का 4। राज्य को एसटी की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जो एसटी है, इस एसटी के वेलफेयर के लिए स्टेट के द्वारा स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं। ये 15(4) जो है आर्टिकल 15 के वायलेशन को रोकता है। आर्टिकल 15 में इक्वलिटी की बात की गई, पर जनजातियों के लिए काम कर सकते हैं। आर्टिकल 15 जो 5 है, ये शैक्षणिक संस्थानों में निजी साहित्य में प्रवेश के लिए आरक्षण की बात करता है। जो एजुकेशन है, इस एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात करता है एसटी के लिए। राज्य यहाँ पे कानून बना सकता है। आर्टिकल 17 जो है, इस 17 में आप लोग देखेंगे SC ST एक्ट की बात की गई है, जो अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है। अनटचेबिलिटी जो छुआछूत को समाप्त करने की यहाँ पे बात करता है। और आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है, सुरक्षा कवच, ठीक है। यहाँ जो फोर्स लेवल है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसको रोका जाता है। आर्टिकल 46 आपसे बात करता है DPSP में, राज्य जनता के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देकर उनको सामाजिक अन्याय से बचाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनको आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। सेवा और आर्थिक संरक्षण की बात करते हैं। 16(4) राज्य सेवाओं में आरक्षण की बात, मतलब जो जॉब है, इस जॉब में रिजर्वेशन की बात की गई है ST वर्ग के लोगों के लिए। और 16(4) एक पदोन्नति में प्रमोशन में आरक्षण। 16 जो 4(4)B है, ये कहता है कि नो रिजर्वेशन रूल्स इन बैकलॉग पोस्ट। बैकलॉग पदों में किसी भी आरक्षण नियम की यहाँ पे बात नहीं की गई है। और 335 प्रशासन की दक्षता, इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की बात की जाएगी। विशेष वित्त 275 एक केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जनजाति कल्याण के लिए विशेष अनुदान देती है। ये ढेर सारे संवैधानिक प्रावधान जनजातियों से संबंधित है, ध्यान रखना। राजनीतिक संरक्षण और प्रतिनिधित्व की बात करें तो लोकसभा में ST के लिए आरक्षण की बात की गई है 330 के अंतर्गत। 332 राज्यों को विधानसभाओं में ST आरक्षण की बात करता है। और 243D पंचायतों में आरक्षण की यहाँ पे बात की गई है, जो लोकल हमारी गवर्नेंस है यहाँ पर। और 243T जो म्यूनसिपालिटी है, इन म्यूनसिपालिटी में ST कम्युनिटी को उनकी पॉपुलेशन के रेशो में आरक्षण की बात करता है। राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एजुकेशन, सोशल डेवलपमेंट, जॉब, पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व, हर जगह कहाँ पे बात हो रही है, ध्यान रखना। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करते हैं तो भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची 244(2) जो 6 शेड्यूल्ड है, इस 6 शेड्यूल्ड और आर्टिकल 244, ठीक है, ये बोलता है कि
असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, AMTM, इन राज्यों का जो प्रशासन है ये लोकल ऑटोनोमस काउंसिल के माध्यम से देखा जाएगा, जो लैंड राइट और रिसोर्सेस पर अधिकार रखती है। किसी भी लॉ को यहाँ पे लागू होने से पहले इस काउंसिल से परमिशन ली जाएगी, नहीं तो नहीं लागू हो पाएंगे। और शेड्यूल 5 कहती है ऐसे SC ST बहुल जो स्टेट होते हैं उन राज्यों का प्रशासन कौन देखेगा? राष्ट्रपति देखेगा। तो ST क्षेत्रों का प्रशासन 6 शेड्यूल में राष्ट्रपति देखता है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आपको देखने को मिलेगा। 5वीं अनुसूची में इतनी सारी राज्य आते हैं जहां पे SC और ST दोनों पाई जाती हैं। ये लगभग 13 के आसपास स्टेट हैं, आप इनको काउंट कर लेना है। ऐसे ढेर सारे राज्य इसमें आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद होती है। राज्यपाल की शक्तियां हैं, संसद विधानमंडल का कानून लागू करने या रोकने की शक्ति है। जनजातीय भूमि हस्तांतरण का विनियमन यहाँ पे करता है। और ये जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल, गठन अनिवार्य, अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, 3 से 4 ST ST विधायक और कार्य राज्यपाल को सलाह देना, ये यहाँ पे गठन किया जाता है। 6वीं अनुसूची, जिला परिषद है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का यहाँ पे गठन किया जाता है। इनके पास देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ATMM कर सकते हैं। विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्ता है। कानून बनाने के विषय ये भूमि, वन, विवाह, तलाक और ग्राम प्रशासन के कानून बना सकते हैं। संरचना, इसमें 30 सदस्य होते हैं, 26 निर्वाचित और 4 मनोनीत। ये बेटा ध्यान रखना, ACT और ADC ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे कौन काम कर सकता है, ACT और ADC को बहुत अच्छे से याद रखना। इनको क्या शक्तियां दी गई हैं ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये 5वीं 6वीं सूची का संबंध किससे है? तुलना यहाँ पे दे दी गई है। पैसा अधिनियम 1996, पैसा एक्ट, भूरिया समिति 1995 की सिफारिशों, उद्देश्य 5वीं अनुसूची में स्वशासन की यहाँ पे बात करती। देखो हमारे पास 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायती राज है इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दर्जा दिया, लेकिन जो शेड्यूल SC और ST बहुल स्टेट है वहां पर इनको प्रभावी नहीं किया गया। इसीलिए पैसा एक्ट आया 1996 में, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। इन्होंने ग्राम सभा को सुशासन का केंद्र माना और भूमि अधिग्रहण से पूर्व हमको परामर्श लेना पड़ेगा। कहां पर? जो ATC है उससे। लघु वन उपज, माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूसर है इनका स्वामित्व किसके पास है? ये आप बता देंगे, ATC के पास है। साहूकारी, मनी लैंडिंग पर नियंत्रण रख दिया, कोई किसी को उधार नहीं देगा। और मादक द्रव्य शराबों की बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण यहाँ पे कर दिया। तो पंचायती राज पूरे राज्यों में प्रभावी हुआ, लेकिन उनमें नहीं हुआ। यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल क्षेत्र हुआ करते थे, इसीलिए पैसा एक्ट को लेकर आए 1996 में। और इसने कुछ इस तरीके के प्रावधान किए कि ग्राम सभा को इतनी सारी शक्ति दे दी। जैसे नॉर्मल स्टेट में लैंड एक्विजिशन करना है तो सरकार को परमिशन नहीं चाहिए, यहाँ पर उनको ATC से परमिशन चाहिए। लघु वनोपज का संग्रहण कौन करेगा? कोई भी कर सकता है। SC ST बहुल में ATC करेंगे, मतलब हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग करेंगे। और साहूकारी नॉर्मल स्टेट में हो सकते हैं, यहाँ पे नहीं होगी। तो पैसा एक्ट बेटा कब बना? 1996 में। क्यों आया था पर्पज आप समझ गए होंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST, देखो 338A में दिया गया है। 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2004 में इसको स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापना की गई। एक चेयरमैन होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य हैं। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और कार्यकाल इनका 3 वर्ष और 65 साल के लिए होता है। ये सारे के सारे संवैधानिक प्रावधान आपको देखने को मिल रहे हैं। NCST की शक्तियां और कार्य क्या है? सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, शपथ पर जांच करना है, दस्तावेज मांग सकता है। रिपोर्टिंग आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, संसद में रखी जाती है। जनादेश ST के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना में सलाह देना इनका काम है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कहाँ दिया गया है, क्या कार्य करता है, आप इस बात को भी समझ जाएंगे। प्रमुख समितियां और उनका विकासमक रिपोर्ट, देखो 1960 में ढेबर आयोग बना। इसने PVTG की पहचान और भूमि अलगाव की बात की। PVTG, प्रिमिटिव ट्राइबल वर्नेबल ग्रुप्स। इस ऐसे भारत में 75 ग्रुप हैं जो PVTG हैं, जो बहुत ही बैकवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और सबसे ज़्यादा आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। PVTG 13 है। जैसे आप बैगा है, भारिया है, सहरिया है, ये क्या है? ये PVTGs हैं। इसी तरीके से पूरे भारत में 75 ट्राइबल ग्रुप हैं जिनको PVTG माना गया ढेबर आयोग की सिफारिश पर 1960 में। भूरिया समिति आई 1995 में और इसकी सिफारिश पर पैसा अधिनियम बना, पैसा सुशासन एक्ट। मुंगेश्वर समिति प्रशासन और स्वास्थ्य के यहाँ पे मानक तय किए गए। और 2013 में एक खाका कमेटी बनी
उच्च स्तरीय समिति जिसने जनजाति स्थिति का यहाँ पे स्टडी की। तो पीबीटीजीज क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पीबीटीजी प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं जो बहुत ही पीछे हैं, उनकी स्टडी की किसने, ढेबर आयोग ने। और भारत में 75 पीबीटीजी हैं। सरकार इनके वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे कार्य यहाँ पे करती रहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। खाका समिति 2013 एक वास्तविक परीक्षण। भूमि अलगाव, कानूनों के बावजूद विकास परियोजनाओं के कारण आदिवासियों को विस्थापन जारी है। नक्सलवाद, असंतोष का मुख्य कारण जंगल जमीन के अधिकारों उपेक्षा है। सिफारिश आत्मसात, एसिमुलेशन के बजाय एकीकरण इंटीग्रेशन की नीति, कानूनों का सख्त कार्यान्वयन यहाँ पे करना चाहिए। तो रैंक के कमीशन भले बनाए हैं, लेकिन ट्राइब का एक मोटा मोटा ओवरव्यू हमने आपको यहाँ पर देने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे दूसरी क्लास में। जाने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है, क्या है, आप देखो अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा रैंक बूस्टर सेल चल रहा है और ये कुछ दिन इसमें शेष बचे हैं। आप जीआरएस लाइव कोड के थ्रू इसमें एनरोल कर सकते हैं, 50% ऑफ ले सकते हैं। एसआईपी 2026, फाउंडेशन 27 और फाउंडेशन 28 में इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में कोर्स अवेलेबल है और ये टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।